हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को कितने करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, 21,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़, जी हां 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि स्थानांतरित की है। यहां पर यह ध्यान रखें कि शिमला में आयोजित की गई गरीब कल्याण सम्मेलन और इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने यह राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को, जो किसान इसके योग्य हैं, उन्हें सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इन पैसों को सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। दोस्तों, इस निधि को प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है? तो याद रखें कि वैसे किसान परिवार जिनमें पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे, याद रखें 2 नाबालिग बच्चे, वैसे परिवार, किसान परिवार, उन्हें यह निधि प्रदान की जाती है। किसे नहीं दी जाती है? तो वैसे किसान परिवार जिनमें कोई टैक्स देता हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर कोई किसान खेती करता है किंतु खेत उसके नाम नहीं है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच निम्नलिखित में से किस देश ने रूस से खनिज तेल के आयात में 90% तक कटौती करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, यह कोई देश नहीं है बल्कि एक संगठन है, वो है यूरोपियन यूनियन। तो यहां आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रसल्स में शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन रूसी तेल के आयात में 90% तक कटौती करने पर अपनी सहमति जताई है। यूक्रेन को नई वित्तीय सहायता देने हेतु, जिस तरह से यूक्रेन की खास्ता हालत होती जा रही है इस युद्ध में, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लंबे समय से लंबित पैकेज जो अब तक नहीं दी जा सकी थी, पर विचार करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रसल्स में किया गया था। रूस यूक्रेन जंग के 96 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, 96 डेज हो चुके हैं इन 2 देशों के बीच युद्ध के। इस बीच यूरोपियन यूनियन रूस से तेल आयात में 2/3 की कटौती करने पर राजी हो गया है। तो दूसरी ओर रूस ने भी हाल ही में नीदरलैंड की गैस सप्लाई रोकने का फैसला लिया है, क्योंकि नीदरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का एक अंग है। सम्मेलन के दौरान यूरोपियन संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश की अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु यूक्रेन को 9 अरब यूरो की मदद देने और इस साल यानी 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात में 90% की कटौती करने पर यूरोपियन संघ के नेता सहमत हुए हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियन संघ के देश रूस पर यह दबाव बनाना चाहते हैं कि वो यूक्रेन पर हमले बंद करे, और इसी कारण उन्होंने रूस से तेल के आयात को रोकने का फैसला लिया है। वर्तमान में यूरोपियन संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। जी हां, 27 है, और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह ध्यान में रखें कि यूरोपियन यूनियन का केंद्रीय बैंक, जी हां सेंट्रल बैंक, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर ने अपना पांव पसारना आरंभ किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस ने अपना पांव फैलाना आरंभ कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में केरल में 47 साल के एक व्यक्ति की वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई है। वेस्ट नाइल वायरस से केरल में 3 साल के बाद कोई मौत हुई है हाल में। इससे पहले 2019 में एक 6 साल के बच्चे की मौत इस फीवर से हुई थी। यहाँ ध्यान रखिए कि वेस्ट नाइल फीवर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है और यह पहली बार 1937 में युगांडा, अफ्रीका में पाया गया था।
भारत में इस बुखार का पहला मामला केरल में ही 2011 में सामने आया था। दोस्तों, वेस्ट नाइल वायरस के इंसान में फैलने का कारण मच्छरों को माना जाता है और ये वायरस ज़्यादातर पक्षियों में फैलता है। पक्षियों से होते हुए ये वायरस मच्छरों तक और फिर मच्छरों से इंसानों में आता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां की राज्य सरकार ने जातीय जनगणना, जी हां, कास्ट सेंसस कराने का निश्चय किया है? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राज्य सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक 1 जून 2022 को आयोजित की गई, जहां सर्वसम्मति से बिहार में जातिगत जनगणना कराने का निश्चय किया गया है। दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। आरंभ से ही अन्य दलों के द्वारा ये डिमांड की जाती रही है, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने भी इसके पक्ष में अपना मत नहीं दिया कभी भी, किंतु बिहार की अन्य राजनीतिक दलों की इच्छा थी कि बिहार में जातिगत जनगणना करवाई जाए। सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी राय रखी है। इसलिए बिहार सरकार का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से ही जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि उसके राज्य में फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुनः प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के विकास हेतु अनेक कदम उठाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह भी घोषणा की कि पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि में लगातार वृद्धि की जाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं के साथ अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से पेंशन भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार का ही पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को अगर किसी महान खिलाड़ी के नाम पर ना रखा जाए तो ये काफ़ी गलत होता। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को भारत और विश्व हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए और इन्हीं के नाम पर अब भारत में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यहाँ आंसर है ऑप्शन डी, 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इस दिन साइकिल चलाने एवं इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे कई उद्देश्य एवं फायदे हैं। शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाना दिल की बीमारी, मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज, मानसिक बीमारी से बचाने में कारगर होते हैं। इतना ही नहीं, साइकिल पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा साधन है क्योंकि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत 2018 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में विश्व साइकिल दिवस मनाने का फैसला लिया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए 3 जून का दिन तय किया था और तब से संपूर्ण विश्व में इस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से, जी हां, ऑफिशियली अपने देश का नाम बदलने का निर्णय लिया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की यानी टर्की। तुर्की ने अपना ऑफिशियल नाम बदलने का निर्णय किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की यानी जो टर्की जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं का नया नाम तुर्कीये कर दिया गया। ध्यान रहे, अब टर्की का एक नया नाम हो गया तुर्कीये। इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा टर्कीये। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के अनुसार तुर्की का नाम उसकी सही इमेज सामने लाने हेतु बदला गया है। उनके अनुसार तुर्कीये नाम संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये समझना दिलचस्प है कि तुर्की ने यह नाम क्यों बदला।
तुर्की को अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है और दोस्त टर्की का अर्थ मूर्ख यानी फूल भी होता है। इतना ही नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल नाकामी के तौर पर भी किया जाता है। इसके अलावा टर्की एक पक्षी का भी नाम है जिसे पश्चिमी देशों में खाया जाता है। इस कारण तुर्की को हीन भावना का सामना करना पड़ता था और कई बार इसको लेकर गलतफहमी भी होती थी। तुर्की के नाम बदलने का मूल वजह यही है। हरिनी लोगन ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। वो किस मूल की अमेरिकी छात्रा है? दोस्तों, हरिनी लोगन भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है, तो यह आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय अमेरिकी छात्रा हरिनी लोगन ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है। दोस्तों, मात्र 13 वर्ष की हरिनी लोगन ने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में 22 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई और प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। विशेष बात यह है कि इस मुकाबले में 12 वर्षीय विक्रम राजू के साथ हरिनी लोगन आमने सामने थी, यानी फाइनल राउंड का मुकाबला दो भारतीय मूल के छात्रों के ही बीच थी। यह एक ऐसा प्रारूप है, यानी ये जो प्रतियोगिता है, जिसमें प्रतियोगियों का यह परीक्षण किया जाता है कि वह 90 सेकंड के अंदर कितने शब्दों का सही उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के विजेता हरिनी लोगन को 50,000 अमेरिकी डॉलर, जबकि उप विजेता 12 वर्षीय विक्रम राजू को 25,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार के रूप में मिली है। दोस्तों, अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? आंसर है IIT गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है तेलंगाना। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की अपनी मंजूरी दे दी है? आंसर है 29.58%, 29.58%। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह है राजेश गेरा, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया है? आंसर है कांस्य पदक। दोस्तों, भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत डिफेंडिंग चैंपियन था। इस वर्ष हॉकी एशिया कप की विजेता टीम दक्षिण कोरिया है। उसने फाइनल में मलेशिया को परास्त किया है। एक तथ्य और ध्यान में रखें कि इसका आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में किया गया था। खाड़ी यानी गल्फ के किस देश के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, यदि आप UPSC, BPSC या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।